दोस्तों, हमने लास्ट वीडियो में मोलरता को देखा था। आज हम मोलरता देखते हैं। हमने जब मोलरता को देखा था तो उसमें बोला गया था कि 1 लीटर विलेय में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या या ग्राम अणुओं की संख्या। क्या बोला था उसमें कि 1 लीटर विलेय में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या या ग्राम अणुओं की संख्या को मोलरता कहते हैं, जिसे हम कैपिटल M से दर्शाते हैं, जिसकी इकाई मोल प्रति लीटर होती है। ये चीज हम लास्ट वीडियो में देख चुके हैं। आज हम मोलरता के बारे में जानते हैं। इन दोनों में मेन अंतर तो ये रहता है कि उसमें हम विलेय को लीटर में नापते हैं, इसमें हम किलोग्राम की बात करेंगे। ठीक है, मेन अंतर तो ये रहेगा। जिसके बाद में उसमें हम विलेय की बात करेंगे, इसमें हम विलायक की बात करेंगे। ठीक, तो देखते हैं हम। इसकी परिभाषा आपके सामने लिखी हुई है कि 1 किलोग्राम विलायक में विलेय के मोलों की संख्या। आपको मैं पहले बता चुका हूं कि जो विलेय रहता है वो विलेय और विलायक दोनों से मिलकर बनता है। विलेय की कम मात्रा होती है, विलायक की अधिक मात्रा होती है। मैंने शक्कर और पानी के उदाहरण से आपको समझा चुका हूं कि जिस तरह शक्कर का हम घोल बनाते हैं, मीठा पानी बनाते हैं, तो जो शक्कर रहती है वो विलेय है और जो पानी है वो विलायक है। ठीक है, इस तरीके से। तो हम यहाँ देखते हैं कि 1 लीटर 1 किलोग्राम 1000 ग्राम, 1 किलोग्राम के अंदर 1000 ग्राम होते हैं। ये बात आपको पता होगी क्योंकि 1000 ग्राम मिलकर ही 1 किलोग्राम का निर्माण करते हैं। ठीक, तो 1 किलोग्राम विलायक में विलेय के मोलों की संख्या या ग्राम अणुओं की संख्या मोलरता कहलाती है, जिसे हम कैपिटल M से दर्शाते हैं। ठीक है, तो इसके पहले विलेय के मोलों की संख्या जो हम समझे, उसके पहले मैं आपको बताता हूं कि इसका सूत्र जो आप समझे, उसके पहले मैं आपको मोलों की संख्या या ग्राम अणु की संख्या हम कैसे निकालते हैं उसके बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं। ठीक है, जिस तरीके से मोलों की संख्या ये होता है भार बटे अणुभार। समझने वाली बात, ये हमें मोलरता, नॉर्मलता, फार्मलता सभी में इसकी जरूरत हमें पड़ेगी। मैं लास्ट वीडियो में भी ये बता चुका हूं, एक बार फिर से मैं आपको बता देता हूं कि मोलों की संख्या हम किस तरीके से निकाल सकते हैं। ठीक है, तो इसको हम देख लेते हैं। जैसा मैं बता रहा था आपको कि मोलों की संख्या हम भार बटे अणुभार से निकाल सकते हैं। तो एक छोटा सा उदाहरण लेते हैं हम NaOH का। NaOH के मोलों की संख्या। ठीक है, तो मान लो कि हमने 50 ग्राम NaOH ले लिया, 50 ग्राम NaOH ले लिया, 50 ग्राम NaOH लिया है। 50 ग्राम NaOH के मोलों की संख्या हमें ज्ञात करनी है। समझना कि 50 ग्राम NaOH के मोलों की संख्या हमें ज्ञात करनी है। तो हम उस 50 ग्राम NaOH के मोलों की संख्या कैसे ज्ञात करेंगे? तो सबसे पहले तो ये 50 ग्राम है, ये हो गया इसका भार। जो यहाँ पे भार है, ये वाला हमारा 50 ग्राम भार हो गया ये। ठीक है, ये तो वजन हो गया, उसका वेट, भार हो गया। अब अणुभार, तो अब जो NaOH है इसका हम निकालेंगे अणुभार। समझना कि जो Na, यहाँ Na के कितने अणु है? 1 अणु है। तो जो Na होता है, Na का परमाणु भार जो रहता है वो रहता है 1। ठीक, 23, सॉरी, कितना रहता है? 23। जो O रहता है, O का होता है 16, और जो H रहेगा, H का रहेगा 1। समझना, जो Na है, Na का परमाणु भार रहेगा 23, O का रहेगा 16 और H का रहेगा 1। जब हम इसका टोटल कैलकुलेशन करेंगे तो 23, 16, 39 और 1, 40। तो NaOH का अणुभार होगा 40। तो ये हमने यहां पे 40 रख दिया। ठीक है, 40 रख दिया। अब हम इसको काट के जितना आएगा हमारे पास, जैसे कि ये 0 से 0 गया, अब जो भी पॉइंट में आएगा वो कहलाएगी मोलों की संख्या। समझे आप? मान लीजिए इसको और भी अच्छी तरीके से मैं ऐसे बता सकता हूं, एक और सिंपल से इसको समझाता हूं कि 50 ग्राम NaOH, 50 ग्राम NaOH के मोलों की संख्या ज्ञात कीजिए। मोलों की संख्या ज्ञात कीजिए, ज्ञात करो। ठीक है, तो जो 50 ग्राम है ये तो हो गया इसका भार। तो भार बराबर हमने 50 ग्राम लिख दिया। और जब हमने इसके NaOH का निकाला तो 23 सोडियम का अणुभार रहता है, 16 ऑक्सीजन का रहता है और 1 हाइड्रोजन का रहता है। जब हम इसको जोड़ेंगे तो टोटल हो गया 40। तो इसका अणुभार है 40। हम 40 को यहां लिख देंगे
इनका जो आपस में कैलकुलेशन कर देंगे, काट देंगे, जो भी आंसर आएगा वो मोलों की संख्या हो जाएगी। कहने का अर्थ है कि NaOH के मोलों की संख्या जो भी इससे निकलेगा आंसर वो हो जाएगी। तो इस तरीके से हमें इसमें जरूरत पड़ने वाली है। ठीक है, अब हम मोलरता का सूत्र देख लेते हैं कि मोलरता स्मॉल m। ठीक है, इसके साथ में ये भी समझने वाली बात है कि जो मोलरता रहेगी उसको हम स्मॉल m से दर्शाएंगे। ठीक है, ऊपर आ जाएगा, ऊपर और नीचे देखिए यहाँ पर जो मोलरता है उसको हम क्या बोलेंगे, तो 1 किलोग्राम विलायक में विलय के मोलों की संख्या या ग्राम अणुओं की संख्या को क्या कहते हैं, हम मोलरता कहते हैं। परिभाषा बहुत ही अच्छी है। इसमें हम मोलरता में हमने विलयन की बात करी थी, मोलरता में हम विलायक की बात करेंगे। ठीक है, ठीक, देखिए यहाँ पर जो मोलरता सूत्र होता है विलय के मोलों की संख्या, विलय के मोलों की संख्या अपॉन विलायक का किलोग्राम में भार, विलायक का किलोग्राम भार, क्योंकि यहाँ हम किलोग्राम ऑलरेडी देख चुके हैं। ठीक है, अब विलय के मोलों की संख्या, तो अभी मैंने आपको विलय के मोलों की संख्या बताई थी कि भार बटे अणुभार। तो आप लिखेंगे विलय का भार अपॉन विलय का अणुभार। देखिए इस फॉर्मूले के मैंने इसकी जगह पर रखा, तो ऊपर लिख दिया मैंने विलय का भार और नीचे आ गया यहाँ पर विलय का अणुभार, और साथ में विलायक का किलोग्राम में जो भार है वो तो हमारा चल ही रहा है। विलायक का किलोग्राम में भार, विलायक का किलोग्राम में भार। तो इस तरीके से सूत्र का निर्माण होगा कि विलय का भार अपन विलय का अणुभार गुणित विलायक का किलोग्राम में भार। ये तो हमारे साथ चल ही रहा है। इसके साथ साथ हम अब ये ऊपर वाली जो परिभाषा है इसको आप एक बार देख लीजिए ठीक से। इसको हम यहां पर रब कर दे, इसको हटा देते हैं। इसको और भी सिंपल तरीके से हम समझ सकते हैं। और अगर देखो तो देखिए विलय का जो भार रहता है, अब समझने वाली बात समझना कि हमने विलयन बनाया है तो दो चीजों से मिलकर बनाया है। किन दो चीजों से? विलय और विलायक, विलय और विलायक। तो जो हमारा विलायक है, विलायक हम कैपिटल ए को मानते हैं और विलय हमारा कैपिटल बी होता है, और जो दोनों चीजों से मिलकर बनता है वो होता है विलयन। ये हमारा विलयन है। ठीक है, तो जब मैं कैपिटल बी कहीं पर लिखूं तो आप समझ जाना कि उसका मतलब होता है बी। ठीक है, जब मैं कैपिटल बी लिखूं तो उसका अर्थ होगा विलय। इनको हटा देता हूं यहां से। देखिए अब विलय के मोलों की संख्या, तो इसका सूत्र विलय का भार। तो भार को हम बोलते हैं वेट। भार मीन्स वेट, वजन। ठीक है, और किसका है? विलय का। तो विलय का होता मतलब बी। ठीक है, तो विलय के मोलों की संख्या समझना, परिभाषा क्या थी कि विलय के मोलों की संख्या 1 किलोग्राम में। तो जब हम 1 किलोग्राम की बात करेंगे तो 1 किलोग्राम के अंदर कितने ग्राम हो जाएंगे? 1000 ग्राम। तो 1 किलोग्राम में विलय के मोलों की संख्या, मोलों का संख्या या भार। ठीक है, ये विलय का भार। अब विलय का भार बटे अणुभार, तो अणुभार को अणु मोलिकल इसको स्मॉल m से दर्शाएंगे। और विलय की बात करें तो यहां भी आ जाएगा बी। विलय की जब हम बात करेंगे तो यह भी आ जाएगा बी। अब मैंने नॉर्मलता में यहां पे लिखा था कैपिटल वी। क्यों? क्योंकि जो विलयन था उसको हमने लीटर के अंदर नापा था। लीटर मीन्स उसको आयतन में नापा था, और आयतन को हम कैपिटल वी से करते हैं। लेकिन यहां पर क्या करा हमने? इसका वेट करा है। वेट करा मतलब वजन करा है, तो इसको बोलेंगे कैपिटल डब्ल्यू। कैपिटल डब्ल्यू जा रहा है। ठीक है, ये टोटल विलायक का भार इसमें ये आ गया। ठीक, यहां पे बता देता हूं मैं आपको साइड में। डब्ल्यू बी बराबर होगा विलय का भार, विलय का भार। ठीक है, एम बी होगा विलय का अणुभार। ठीक, कैपिटल डब्ल्यू होगा विलायक का भार। और जो 1000 लिखा है मैंने, ये लिखा है 1 किलोग्राम इक्वल्स 1000 ग्राम। ठीक है, ये चारों बात आपके सामने मैंने स्पष्ट कर दी कि जो फॉर्मूले के अंदर बन रही है। और हमने स्मॉल m बराबर इसको लिया। स्मॉल m मीन्स तो मोलरता। ये क्या है? हमारी मोलरता। तो इस तरीके से हम इसको सिद्ध कर सकते हैं। अब जो देखा जाए तो इसकी जो इकाई है, अब मैं नीचे का ये फॉर्मूला रफ कर देता हूं।
ठीक है। अब जब हम इसकी इकाई की बात करेंगे तो इसकी इकाई क्या होगी? मोल। मोलों की बात कर रहे हैं हम, मोल प्रति लीटर नॉर्मलता की थी। अब क्योंकि वो हम लीटर में नाप रहे थे, नॉर्मलता को हमने लीटर में नापा था, इसलिए मोल प्रति लीटर कि 1 लीटर के अंदर कितने मोल उपस्थित है। इसमें हम किलोग्राम की बात करें तो मोल प्रति किलोग्राम आ जाएगा, मोल प्रति किलोग्राम। ये इकाई है, ये मोलता की इकाई है, मोल प्रति किलोग्राम। इसको आप और भी तरीके से लिख सकते हो अगर चाहो तो, कि मोलता की इकाई, मोलता की इकाई इक्वल मोल प्रति किलोग्राम। ठीक है, हम इस तरीके से भी इसको जमा सकते हैं पूरा। तो अच्छे से इसको ध्यान रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अगर हमने पूरी परिभाषा लिख दी और अगर इकाई नहीं लिखी तो उसमें हमारा नंबर कट सकते हैं। तो ये आपको ध्यान रखने वाली चीज है। अब हम इसका एक उदाहरण देख लेते हैं। पहले मैंने आपको जो ऊपर बताया फॉर्मूला, WB बराबर होगा विलेय का भार, MB बराबर होगा विलेय का अनुभार, कैपिटल W बराबर होगा जो विलायक का कुल भार है उसकी बात करेंगे, कैपिटल W बराबर, और 1000 तो क्योंकि हमने 1 किलोग्राम के अंदर लिया तो 1000 ग्राम होगा। अब हम इसका उदाहरण देख लेते हैं कि किस तरीके से मोलता ज्ञात की जाए। देखते हैं हम, एक उदाहरण है कि 6 ग्राम यूरिया 500 ग्राम जल में घुला है। 6 ग्राम यूरिया 500 ग्राम जल में घुला है तो मोलता ज्ञात करो। और यूरिया का अणुभार ऑलरेडी दे चुके हैं, यहाँ पर दे रखा है। हम निकाल भी सकते हैं वैसे, पर इसमें थोड़ा NH2CO NH2 इसका फॉर्मूला रहता है, उसके द्वारा हम निकाल सकते हैं, लेकिन इसमें फिर ज्यादा समय लगने वाला है, इसलिए हम डायरेक्ट इसका अणुभार, वैसे परीक्षाओं में भी इसका अणुभार दे रखते हैं। अगर आप चाहो तो कोई से भी उदाहरण उठा के देख लेना, अधिकतर में इसके अणुभार ऑलरेडी देख चुके हैं। तो पहले तो लिखिए कि दिया है, सबसे पहले तो दिया है, देखते हैं क्या क्या दिया है। WB बराबर देखते हैं, जो हमारा विलेय है, विलेय क्या है हमारा? पानी विलायक है, जल विलायक है, और जो यूरिया है वो है विलेय। तो यूरिया का कितना भार कितना दे रखा है? 6। WB बराबर हो जाएगा 6। ठीक है। अब MB तो विलेय का अणुभार, MB विलेय का अणुभार, और विलेय का अणुभार ऑलरेडी हमारे पास में दे चुके हैं 16, इसको हमने लिख दिया यहां पर। अब W, कैपिटल W मतलब टोटल भार, टोटल भार कितना है? जो विलायक है उसका टोटल भार कितना है? 500 ग्राम। तो यहाँ पे हम 500 लिख देते हैं। ठीक है। अब हमें प्राप्त क्या करना है? जो ज्ञात करना है। ज्ञात करना क्या है हमें? स्मॉल m बराबर ऐसा हम प्रश्न चिन्ह लगा देंगे। प्रश्न चिन्ह का अर्थ होता है कि हमें स्मॉल m ज्ञात करनी, अर्थात हमें मोलता ज्ञात करनी। तो एक बार इसको आप अच्छे से देख लीजिए, इसके अंदर समझ लीजिए मैंने क्या लिखा है कि 6 ग्राम यूरिया 500 ग्राम जल में घुला है। 6 ग्राम यूरिया 500 ग्राम जल में घुला है तो उसकी मोलता ज्ञात करो। यूरिया का अणुभार ऑलरेडी 60 अपने पास में है। यूरिया का जो सूत्र है वो सूत्र देख लीजिए। यूरिया का सूत्र, ये यूरिया है, यूरिया का सूत्र है NH2CO NH2, ये यूरिया है, ये यूरिया का सूत्र है NH2CO NH2। कभी आपको काम पड़े इसके द्वारा आप इसका अणुभार निकाल सकते हैं। तो हम अब इसका मान रखते हैं। अब ऊपर वाला इसका कोई काम नहीं है हमारे पास में, तो इसको हम यहां से हटा देते हैं, रद्द कर देते हैं। अब यहां पे देखिए, हम यहां पर देखिए इस फॉर्मूले को हम पुट करते हैं और फॉर्मूले के अंदर ये वैल्यू सब रखते हैं। ठीक, तो सबसे पहले तो WB, सबसे पहले हम WB अर्थात विलेय का भार। विलेय का भार क्या है हमारे पास में? जो यूरिया का वेट है। ठीक है, तो वो कितना है हमारे पास में? 6। तो ये 6 लिखा इंटू 1000, तो फॉर्मूले में दे रखा है तो ये लगा देंगे 1000 अपॉन। अब देखते हैं हम इसके बाद में फॉर्मूले में दिया है MB है विलेय का अणुभार, विलेय का अणुभार। तो यूरिया का अणुभार ऑलरेडी 60 हमने निकाल चुके, हमें दे रखा है इसके अंदर, तो यहां रख देते हैं हम 60 अपॉन। अब W अर्थात विलायक का भार। तो विलायक का भार कितना है हमारे पास है? 500 ग्राम। जल का टोटल वेट कितना है? 500 ग्राम। तो ये लिख दिया हमने यहाँ पर। अब देखिए कैलकुलेशन कर लेते हैं, इनको काट लेते हैं। जो कट रहा है 2 0 से, ये 2 0 कट गई, इस 1 0 से ये 1 0 कट गई। अब हमारे पास में ये 6 से ये 6 कट गया, बचेगा ऊपर कुछ भी नहीं है, तो हम 1 मान सकते हैं। नीचे 5 है, 1/5
5, ठीक, 1/5 है। जब हम इसका 1 में 5 से डिवाइड करेंगे तो इसकी वैल्यू आएगी 0.2 m। यही हमारी मोललता है, यही मोललता थी। एक बार फिर से देख लीजिए हमने क्या करा। ये फॉर्मूला हमारे पास दे रखे थे, विलेय का भार गुणित 1000, क्योंकि 1000 ग्राम में उपस्थित रहता है इसलिए विलेय का भार 1000 ग्राम में उपस्थित, उसके लिए। फिर विलेय का अणुभार गुणित जितना विलायक का भार हो, W क्या है, विलायक का भार हो। तो हमने इन सबकी वैल्यू इसमें रख दी। W भी 6 रखा, M भी 60 रखा, W 500 रखा और स्मॉल m हमें फाइंड आउट करना था, पता लगाना था, तो वो हमने यहाँ पर कर चुके। तो इस तरीके से इसकी मोललता हम ज्ञात कर सकते हैं। थैंक यू। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा देखिए और सब्सक्राइब कीजिए। अगर कोई समस्या हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। जय श्री महाकाल।